हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। खासकर इस टॉपिक में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहती है। इस चैप्टर का नाम सुनते ही पता नहीं एक मन में भय आ जाता है। चैप्टर का क्या नाम है? तो ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंतर्गत जितने भी कुछ हम पढ़ते हैं, इसमें एक बात का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा कि सच में ये जो ज्यामिति है ये आपको तभी समझ में अच्छी तरह से आ सकता है जब इसके पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरम हैं या अभिकृत हैं, या इससे संबंधित जो भी कुछ परिभाषाएं होती है या जो कुछ भी सिद्धांत है, अगर उन सारी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो ज्यामिति है ना, ये बहुत ही आसान है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि अभी तक आप इस ज्यामिति चैप्टर को अच्छे से ना समझे हैं तो मेरे इस वीडियो को और आने वाले वीडियो को देखें, लगातार देखें, तो अवश्य रूप से आपको ज्यामिति से दोस्ती हो जाएगी और आप ज्यामिति को समझने लगेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले ट्रायंगल होती क्या है, त्रिभुज होता क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो त्रिभुज देखिए, वैसे नाम से स्पष्ट है, वैसे आप भी जानते हैं त्रिभुज होता क्या है, अच्छी तरह से जान रहे सभी लोग कि त्रिभुज का मतलब देखिए यहाँ पर त्रि का मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। देखिए यहाँ पर ट्राई मतलब तीन एंगल, तीन कोण, यहाँ तीन भुजा। इसका मतलब क्या कि जैसे कि एक लाइन ये ले लिए, एक लाइन और ले लीजिए, एक लाइन और ले लीजिए, चूंकि ट्राई की बात चल रही है तो तीन लाइन ले लीजिए और तीनों लाइन को क्या कीजिए, एक दूसरे को इस प्रकार मिला दीजिए कि आकृति ऐसा बन जाए। देखिए, और ये जो आकृति है, इसी आकृति को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मीन्स ये हुआ कि एक इसका इस जहां पर ये दोनों लाइन मिला है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह लीजिए। तो एक भुजा यहां से लेके यहां तक ए हो गया, एक दूसरी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक BC हो गया, और एक ये भुजा आपका हो गया AC। यानी ये तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति बनी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में, और खास करके चूंकि क्लास 10th का ये वीडियो है, क्लास 10th के बच्चों के लिए खासकर बनाया जा रहा है, तो इस चैप्टर में हम लोग समरूप आकृति और त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित सिद्धांत को, नियम को आज हम पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आगे जो थ्योरम आती है उस थ्योरम को देखेंगे। तो आइए, तो त्रिभुज क्या होगा समझ में आ गया कि तीन भुजाओं से घिरे हुए जो बंद आकृति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में अगर भुजाओं की संख्या आपसे पूछा जाए तो कहिए तीन भुजा होता है, एक भुजा का नाम AB, दूसरा भुजा का नाम यहाँ से यहाँ तक BC, तीसरा भुजा का नाम AC। यानी कितने भुजा हो गए, तो आपका तीन भुजा हो गए त्रिभुज में। अगर हम कोण की बात करें तो देखिए ट्रायंगल, ट्राई मतलब तीन एंगल होते हैं। तो तीन एंगल कहाँ, तो एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों आके यहाँ मिला तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। सेम उसी प्रकार BC इधर गया, AC इधर आया, दोनों यहाँ मिला तो एक एंगल यहाँ बन गया। उसी प्रकार फिर देखिए AB और AC दोनों एक जगह पर मिल गया तो यहाँ एक एंगल बन गया। तो कुल मिला के एक त्रिभुज में अगर कोण की बात करें तो कितने कोण होंगे, कितने एंगल होंगे, तीन होंगे। तीनों का अगर नाम दे, कोण A, कोण B और कोण C, ये कोण का सिंबल है। ठीक है, तो भुजा की संख्या कितनी हो गई, तीन। कोण कितने हो गए, तीन। अच्छा, शीर्ष की संख्या भी तीन ही होती है। अब शीर्ष क्या हुआ इसको समझिए कि जैसे कि एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी एक भुजा का नाम BA या AB कह ले, एक भुजा CA या AC कह ले। ये दोनों भुजा जिस बिंदु पर आके मिल गया, कहाँ मिल गया, तो A पर आके मिला, तो ये शीर्ष कहलाया। तो शीर्ष कितने हो गए, एक, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। यानी शीर्षों की संख्या कहेंगे तो कितने होंगे, तीन शीर्ष होंगे। ठीक है, और जान लीजिए त्रिभुज हो
आयत हो, वर्ग हो, ये सब के सब क्या होता है, द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय का मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही हो। त्रिविमीय का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी हो, उसे कहेंगे त्रिविमीय। ये ट्रायंगल जो होता है ये दो विमीय आकृति होती है। ठीक है, तो आइए ट्रायंगल से संबंधित बातें हम समझ गए। फिर अगले वीडियो में कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल कोनों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे समरूप आकृतियां क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं समरूप आकृति क्या होती है, इसको समझते हैं। अब समरूप का मतलब समान रूप। देखिए सम का मतलब समान, आरूप का मतलब चेहरा, नहीं, देखने में कैसा हो, एक समान हो, एक जैसा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। भले माप में छोटा बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखने में एक जैसा हो, उसकी माप अलग अलग हो लेकिन रूप एक जैसा हो, इस वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक हम वृत्त बना लिए और ये वृत्त का त्रिज्या दे दिए 7 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त देखने में कैसा है, तो बिल्कुल गोल है। अच्छा, पिक्चर पे बना या नहीं बना इस पर नहीं ध्यान दीजिए, चूंकि ये बिना माप का बनाया गया है। लेकिन जब आप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके कोई वृत्त बनाएंगे तो बिल्कुल गोल होगा। फिर उसी थोड़ा सा रेडियस त्रिज्या को चेंज कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर कर दीजिए, क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन ये भी देखने में बिल्कुल गोल ही होगा, बिल्कुल गोल। दोनों का माप अलग अलग है लेकिन रूप जो है बिल्कुल एक समान है, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृति। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और जान लीजिए, एक समरूप तो समझ गए कि माप अलग अलग हो लेकिन देखने में क्या हो, एक समान, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिए, क्या अगर 7 सेंटीमीटर का ही अगर एक और हम वृत्त खींच देंगे तो क्या ये दोनों समरूप नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। काहे कि समरूप का मतलब देखने में समान हो, माप समान हो या फिर अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों देखने में कैसा हो, एक जैसा हो, एक प्रकार का हो, तो वैसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप। हाँ, ये दोनों आकृति को एक चीज और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम। क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। सर्वांग सम का मतलब हुआ कि इसके सभी अंग एक समान हो गए। सभी अंग का मतलब अगर इसकी त्रिज्या 7 तो इसकी भी त्रिज्या 7, ये दोनों आकृति बिल्कुल एक समान होगा, माप में भी और रूप में भी, दोनों जब एक समान हो जाएगा तब उसको कहेंगे सर्वांग सम। और जितने भी सर्वांग सम आकृति होंगे वो सब के सब समरूप होंगे। यानी कि अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये दोनों समरूप भी है, लेकिन ये दोनों सर्वांग सम नहीं है लेकिन देखने में एक जैसा है, इसलिए क्या हुआ, समरूप हो गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए आइए समरूप आकृति को समझते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दो वृत्त जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं, त्रिज्या कुछ भी हो, अगर बराबर है तब पर भी, बराबर नहीं है तब पर भी, लेकिन वो क्या होगा, आपका समरूप होगा। अच्छा देखिए, अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लें, अब फिर बात आ गई समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। देखिए नाम से कुछ स्पष्ट है, थोड़ा सा नाम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो समझ गए, सम मतलब समान, अब बाहु का मतलब भुजा, समझ लीजिए, समान भुजा हो, वैसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजा आपस में या तीनों भुजा आपस में एक समान हो, तो वैसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए, अगर इस त्रिभुज की माप कर देंगे 5 सेंटीमीटर, एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, तो दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5 ही होगा, क्योंकि समबाहु का मतलब सभी भुजा एक समान होना चाहिए। अच्छा, एक बात, एक पिक्चर और बना लेते हैं, और ये भी कहे समबाहु ही है, नाम कुछ बदल के दे देते हैं, DEF दे दिए, और इसका कह दिए 3 सेंटीमीटर, और ये भी कहे आपका समबाहु त्रिभुज ही है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे अगर समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो दूसरा भुजा भी 3 और तीसरा भी क्या होगा, आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा।
अब यहां पर समझना कि क्या ये दोनों आकृति समरूप हैं? तो बिल्कुल समरूप हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भुजा का माप इसका भी और इसका भी बिल्कुल एक समान है। सिर्फ अंतर क्या है? तो माप में अंतर है। हाँ, अगर माप भी एक समान हो जाए तो समरूप तो होगा ही, साथ साथ में क्या हो जाएगा? वो आकृति सर्वांग सम हो जाएगा। बिल्कुल अगर माप, आकार सब कुछ एक समान हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। वैसे जनरली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं क्या वो समरूप होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? हाँ, होते हैं। कहेंगे सर्वांग सम कब होता है? तो जब उसकी माप भी बराबर हो जाए। अगर ये 5 है, दूसरा त्रिभुज भी लें, उसकी माप भी यदि 5 सेंटीमीटर ही हो जाए उसके भुजा की माप, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी होगा और साथ साथ में समरूप भी होगा। ठीक है, इसका मतलब इस समरूप को हम समझ गए। कुछ और आइए एग्जाम्पल समझते हैं समरूप से संबंधित। जैसे मान लीजिए एक हम ले लिए स्क्वायर, एक वर्ग ले लिए। वर्ग मतलब वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में इक्वल हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वैसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको स्क्वायर कहते हैं। सपोज कीजिए अगर इस स्क्वायर की एक भुजा मान लीजिए हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा एक समान होगा। सभी अति समबाहु त्रिभुज नहीं, ये तो वर्ग है। वर्ग है तो इसकी सभी भुजा एक समान होगा। अगर ये 7 तो निश्चित रूप से ये भी 7 और ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। अब एक और आकृति हम बनाते हैं, वो भी आपका वर्ग ही है, बस अंतर क्या है? इसका नाम बदल देते हैं PQRS। सिर्फ नाम बदल दिए और इसका माप बदल दिए। माप इसका 7 बोले, इसका 3 सेंटीमीटर कर दिए। चूंकि ये भी एक वर्ग है, इसलिए चूंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, समान होता है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इसकी चारों भुजा एक समान हो गए। तो ये जो दोनों आकृति हुई, दोनों देखने में क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा, सिर्फ छोटा बड़ा होगा। देखने में क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इसको कहेंगे बराबर है देखने में, नहीं, ये ट्रायंगल है, ये वर्ग हो गया, तो देखने में एक जैसा है नहीं। लेकिन ये जो वर्ग होगा, माप भले अलग अलग है लेकिन देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा, एक रूपता दोनों में होगी। तो ये जो आकृति होगी आपका क्या कहलाएगा? समरूप आकृतियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियां। फिर अगर हम बात करें इसी आकृति में 7 है और एक दूसरा वर्ग भी आपका 7 ही सेंटीमीटर का हो, तब अब बताइए ये दोनों आकृति आपस में क्या कहलाएगी? तो चूंकि दोनों का माप, दोनों का रूप बिल्कुल एक समान हो गया, तो ये दोनों आकृति सर्वांग सम कहलाई। सर्वांग सम तो हो गया। साथ साथ में जितने भी सर्वांग सम आकृति होती है वो सब के सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या कि सर्वांग सम है तो देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा, तो निश्चित रूप से क्या हो गया? आपका समरूप भी होगा। याद रखिएगा, जितने भी सर्वांग सम आकृति होती है सबके सब समरूप होते हैं। लेकिन अगर समरूप आकृति है तो ये जरूरी नहीं है वो क्या होगा? सर्वांग सम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ होगा, कब? जब दोनों का माप बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर माप दोनों का बराबर हो गया तो आपका ये हो गया सर्वांग सम। माप बराबर नहीं है, ये हो गया समरूप। कभी भी ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों समरूप है तो ये दोनों सर्वांग सम होगा, क्योंकि दोनों का माप बराबर है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं समरूप आकृति संबंधित। जैसे हम देखिए एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन एक रेखा खींच दिए, एक रेखाखंड है ये। अब अगर कहेंगे कि एक रेखाखंड ये खींचे, एक इससे थोड़ा सा बड़ा कर लिए, तो क्या कहेंगे बताइए? दोनों समरूप है? तो बिल्कुल समरूप है। चूंकि रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नगण्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि लंबाई तो है, यहाँ भी लंबाई तो है, लेकिन दोनों लंबाई जो है वो अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार के नहीं है। ठीक है, अलग अलग प्रकार मतलब, लेकिन देखने में दोनों का रूप एक ही समान है। तो ये कैसा आकृति कहलाया? तो ये आपका समरूप आकृति कहलाया। लेकिन जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा अगर ये रहता, मान लेते हैं
कि अगर AB की लंबाई अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और PQ का भी लंबाई 7 सेंटीमीटर ही रहता, तब क्या होता? तब ये दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती। और आपको बता दिए हैं कि सर्वांगसम आकृति जो होंगे वो समरूप भी होते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृति क्या होती है, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम त्रिभुजों की समरूपता की बात करें तो त्रिभुजों की समरूपता की कुछ कसौटी होती है, उस कसौटी को जान लीजिए। इसमें 2 कसौटी है। 2 कसौटी क्या क्या है कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होने के कुछ कंडीशन, वैसे समरूप हो गया, समबाहु त्रिभुज था तो समरूप तो हो गया, लेकिन उसकी कसौटी, पहला कसौटी क्या है कि उसके संगत कोण जो होंगे। अब लीजिए यहां पर एक बड़ा समस्या आ गया कि संगत कोण क्या होता है, हम बता रहे तुरंत। अभी देखिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन ये। दूसरा इसका कंडीशन क्या है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में, या इसी को हम समानुपाती भी कह लें, समानुपाती भी कह लें। 2 बातें, यानी कोई भी त्रिभुज समरूप होने के क्या शर्त होते हैं, तो कहिएगा कि अगर संगत कोण बराबर हो तथा यदि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपका समरूप होंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये बना लिए हम, इसका नाम दे दिए ABC। एक त्रिभुज इससे छोटा बना लेते हैं, इसका नाम दे दिए PQR। ये 2 त्रिभुज हैं। अगर इस दोनों त्रिभुज में क्या हो, संगत कोण बराबर हो। अब संगत कोण समझने के लिए ऐसे समझिए कि इस त्रिभुज को उठाइए, उठा के इसको सही से इस पर एडजस्ट कीजिए, सही से मतलब इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि भुजा ये P जो है इस प्रकार ऐसे एक दूसरे पर बैठ जाए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 पेज आपके सामने, मान लीजिए 2 पेज है, एक पेज ऐसे है, एक पेज ऐसे है, तो इसको सही से एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसको घुमा के इसको ऐसे रखिए। अगर एक दूसरे पर रख दिए तो एक दूसरे पर रखे तो ये भुजा जो था इसके सामने आया, तो इसका ये संगत भाग कहलाया। कोण इसके सामने आया तो संगत कोण कहलाया। ठीक है, ये संगत कोण और संगत कोण समझ गए। तो संगत कोण का मतलब A के सामने कहां पर अगर मान लीजिए P अगर आ गया तो इसका मतलब A का संगत कोण P हो गया। ठीक उसी प्रकार B के सामने यदि इसको सही से एडजस्ट करके इस पर हम व्यवस्थित करें तो B के सामने कौन सा आ जाएगा, Q, तो इसका मतलब B का संगत कोण Q हो गया। उसी प्रकार C का अगर संगत कोण कहेंगे क्या होगा, तो R। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोण A जो होगा कोण P के बराबर होना चाहिए, कोण B जो हो कोण Q के बराबर हो जाए, कोण C जो हो कोण R के यदि बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जो कोण हुए कैसे कोण हो गए, आपका संगत कोण हो गए। कहा संगत कोण बराबर हो जाना चाहिए 2 त्रिभुज का। 2 त्रिभुज ले लिए, अगर दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा दूसरा कंडीशन क्या है, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। अब देखिए संगत भुजा के अनुपात में फिर वही बात कि जैसे यहां पर हम इस त्रिभुज को रख दिए तो A के सामने कौन सा कोण आया, P, तो A का संगत कोण हुआ P। लेकिन अगर संगत भुजा की बात करें तो देखिए AB भुजा के सामने कौन सा भुजा हम आ जाएगा, मान लीजिए कि मेरा भुजा आ गया कौन, PQ। अच्छा PQ ही नहीं, कभी पिक्चर घूमता भी सीधा भी होता है, क्वेश्चन आएगा आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। तत्काल समझिए कि AB भुजा के सामने कौन भुजा आ गया, PQ, इसका मतलब AB का संगत भुजा हो गया PQ। और इसका जब अनुपात निकालेंगे, अनुपात जैसे मान लीजिए कुछ इसका माप देते हैं, 10 सेंटीमीटर इसका दे दिए और इसका मान लेते हैं 5, तो इसका मतलब AB का मान 10 और PQ का मान 5। अब इसको काटिए, 5 इकाई 5, 5 दूने 10, कट गया, कितना निकला 2/1 या फिर 2 कह सकते हैं। ठीक, अगर हम उसी प्रकार AB का और PQ का अनुपात निकालें, मान लीजिए यहाँ 12 दे दिए और यहाँ 6 दे दिए,
तो AC और PQ का अनुपात निकालिए, AC और PQ नहीं, PR का अनुपात निकालिए। तो AC कितना है 12, PQ कितना है 6, तो 12/6 करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या निकल गया 2/1 निकल गया। 2/1 का मतलब AB/PQ का मान भी 2/1 निकला। AC/PR निकाले वो भी 2/1 ही निकला। पुनः अब BC का संगत भुजा कौन होगा, तो QR होगा, यानी BC का संगत भुजा QR होगा। अगर BC हम मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए तो 14/7 होगा। BC का मान ये हो गया BC का मान 7 अति 14 और QR का मान 7, काटिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2/1। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ मान रखा, ये अपने हिसाब से मान रखा, और यही मान जब आपको दिया रहे तो उसको जांचना है कि जो मान दिया हुआ है उसका संगत भुजा जो है उसका जब अनुपात करते हैं तो क्या आपस में बराबर हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बराबर हुआ 2/1, 2/1, 2/1 बराबर हो गया, तो ये हुआ एक ही अनुपात में उसके संगत भुजा हो गए। और जब ये कंडीशन लागू हो जाए, ये दोनों कंडीशन, तो त्रिभुज क्या होते हैं आपका समरूप होते हैं। जनरली समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन अन्य त्रिभुज भी समरूप होंगे। क्या कंडीशन हो गया, तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात या समानुपाती होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक नई प्रमेय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।